काशी, बनारस या फिर शिव की नगरी, कह लीजिए एक ही बात है। अगर आप भी बनारस आ रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के। जानेंगे कि मंदिर में दर्शन करने के लिए सही समय क्या होगा, कि आपको वीआईपी दर्शन भी मिल सकते हैं। बनारस पहुंचने के लिए, वाराणसी पहुंचने के लिए ट्रेन, बस या फिर कौन सा साधन आपके लिए बढ़िया रहेगा, रुकने की क्या व्यवस्था मिल जाएगी, होटल कैसे मिल जाएंगे, साथ ही गंगा आरती अगर आप देखना चाहते हैं बनारस आने के बाद में तो उसका क्या सही समय रहेगा। ऐसी सभी छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी सभी भक्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। मैं हूँ फिलहाल अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और मैं इस समय जा रहा हूँ वाराणसी, शिव की नगरी, शिव के दर्शन करने, महादेव के दर्शन करने, क्योंकि इस समय है महाशिवरात्रि 18 तारीख की और आज है 17 फरवरी 2023। तो हमारी ट्रेन ये वाली है 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी दिल्ली से जाने के लिए मैं विकल्प चूज करता हूँ ट्रेन का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती लगता है। मैं सुबह 5:30 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता हूँ। जैसे ही पहुंचता हूँ तो देखता हूँ मेरी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लग चुकी है प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन का नंबर है 22436। इस ट्रेन को मात्र 8 घंटे ही लगने वाले हैं मुझे नई दिल्ली से वाराणसी लेकर जाने के लिए। सुबह 6 बजे नई दिल्ली से बनकर चलती है और दोपहर में 2 बजे आपको वाराणसी पहुंचा भी देती है। इसमें मात्र 2 तरीके की आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने के लिए मिलते हैं। एक तो होता है एसी चेयर कार, साथ ही एक है एग्जीक्यूटिव चेयर कार। मैं हूँ फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और ये मेरे साइड में खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये जा रही है नई दिल्ली से वाराणसी। तो आज मैं पूरा सफ़र करूँगा वंदे भारत एक्सप्रेस में और जानेंगे कि ये सफ़र कैसा रहने वाला है। सुबह 6 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चलती है और वाराणसी ये 2 बजे पहुँच जाती है। लगभग 8 घंटे का ये सफ़र होने वाला है एंड पूरा ही सफ़र मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा रहेगा। साथ में हम घूमने वाले हैं बनारस, शिव की नगरी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को बाकी सभी के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि हमें लेकर जा रही है दिल्ली से वाराणसी, और इस ट्रेन में हम जाएंगे, पूरा सफ़र करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसी है ये वंदे भारत और कैसा ये रहने वाला है सफ़र और कितनी ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रीमियम फील आती है एज अ पैसेंजर। चलते हैं आगे। वंदे भारत ट्रेन जितनी खूबसूरत बाहर से है उतनी ही अंदर से ये इंडिया की सबसे फास्टेस्ट और सेफेस्ट ट्रेन मानी जाती है। ट्रेन के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ट्रेन की प्रीमियमनेस आपको फील होती है। यहाँ पर सभी सुविधाओं का अच्छे से ध्यान रखा गया है। वॉशरूम की बात अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखा गया है विकलांग लोगों के लिए। अगर कोई भी यात्री विकलांग है तो उनको वॉशरूम जाने के लिए कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर हाइजीन, क्लीननेस भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मेंटेन की गई है। वंदे भारत ट्रेन में आपको ऑटोमेटिक डोर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये दरवाजे अपने आप ही खुलते और बंद होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों का सफर आसान होता है। अंदर अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो ये है एसी चेयर कार का डब्बा, जिसमें आपको अच्छा खासा बैग रखने का स्पेस मिल जाता है और सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसका किराया लगभग 1700 रुपए के आसपास होता है अगर आप खाना लेते हैं तो। बिना खाने के अगर आप टिकट बुक करते हैं इस ट्रेन में तो लगभग वही टिकट आपको 1300 से 1400 रुपए के बीच में पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन में साथ ही बाकी कुछ ट्रेनें जो कि प्रीमियम है उसमें डायनेमिक फेयर अप्लाई होता है भारतीय रेलवे की तरफ से। अगर ट्रेन के अंदर फैसिलिटीज की बात करें तो आपको एक फ्लैप मिल जाता है जहां पर आप रख के अच्छे से खाना खा सकते हैं, साथ ही लैपटॉप वगैरह भी यूज कर सकते हैं। एक आपको बोतल होल्डर मिल जाता है जिसमें आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। कुछ जगह मिल जाती है जहां पर आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं और एक आपको फुट रेस्ट मिल जाता है जिसपे आप आराम से पैर रख के पूरा सफर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट सेपरेटली हर एक यात्री के लिए मिल जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं सफर करने में बहुत ही ज्यादा आसानी यात्रियों को होती है।
दिल्ली से लगभग 8 घंटे लंबा सफर करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच जाता हूं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यही माना जाता है। मात्र 4.5 किलोमीटर दूर ही रह जाता है यहाँ से मंदिर। वैसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन आपको और भी मिल जाते हैं वाराणसी में, जो कि भक्तों को लेकर आते हैं पूरे भारत से वाराणसी के लिए। जैसे आप रेलवे स्टेशन से कुछ दूर जाते हैं तो आपको यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आप ऑटो भी ले सकते हैं शेयरिंग बेसिस पर, चाहे तो आप पर्सनल ऑटो या टैक्सी भी कर सकते हैं मंदिर जाने के लिए, जो कि लगभग 4.5 किलोमीटर दूर ही आपको लेकर जाते हैं। अगर आप टैक्सी स्टैंड से शेयरिंग में ऑटो करते हैं तो प्रति व्यक्ति की दर से 20 से 30 रुपए आपका किराया लग सकता है। वहीं अगर आप पर्सनल ऑटो करते हैं तो किराया लगभग 150 से 200 रुपए के बीच में भी हो सकता है। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा था मेरा और लगभग 8 घंटे में ही वंदे भारत ने ऑन टाइम ही उतार दिया यहाँ वाराणसी। अब जाते हैं मंदिर की तरफ, जो कि वाराणसी जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है, जिसके लिए शेयरिंग ऑटो भी चलते हैं। तो वहाँ सामने रेलवे स्टेशन और कुछ कदमों की दूरी पे यहाँ पे स्टैंड, ऑटो स्टैंड वगैरह बना हुआ है। तो मैं इस समय ऑटो में बैठ गया हूँ, जो कि 20 से 30 रुपये लेगा मंदिर के पास उतारने के लिए। और 4 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी है नहीं, तो 20 और 30 रुपये का ही लगभग आप रेट मान के चल सकते हैं पर पर्सन के हिसाब से, जो कि मंदिर के पास आपको छोड़ देंगे। बनारस आने के बाद में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही आपको बहुत सारे होटलों का विकल्प मिल जाता है, जिसकी स्टार्टिंग रेंज 500 रुपए से लगभग 1500-2000 रुपए तक हो सकती है। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी खास पर्व पर अवसर पर आते हैं तो यहाँ पर रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं। 500 रुपए के होटल का रेट 2000 रुपए तक भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नॉन सीजनल टाइम पर आते हैं तो आपको बहुत आराम से एक रूम 500 रुपए तक में मिल सकता है। साथ ही अगर आप बैचलर हैं और आप काशी विश्वनाथ मंदिर आ रहे हैं, बनारस आ रहे हैं और आप कुछ दिन यहाँ पर ठहरना चाहते हैं तो आप जरूर हॉस्टल का भी विकल्प देख सकते हैं। बनारस में आपको जगह जगह काफी सारे हॉस्टल मिल जाते हैं, जो कि पर पर्सन मात्र 200 से 300 रुपए पर डे ही आपसे चार्ज करते हैं, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज आराम से मिलती हैं। तो वाराणसी में जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ, पहले मैं उसका आपको ओवरव्यू देता हूँ अंदर से मेरे रूम का। यहाँ पर देखिए लॉकर्स मिले हुए हैं, लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, ताला भी यहीं से मिल जाता है। और इस तरीके के बेड मिल जाते हैं आपको, जैसे एक बेड ऊपर है एक बेड नीचे है, तो इस तरीके से करके लोग यहाँ पे आराम से रुके हुए हैं। पूरी फैसिलिटी मिल जाती है, लाइट मिल जाती है आपको, चार्जिंग वगैरह के लिए पॉइंट्स वगैरह जो रहते हैं वो मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन बुकिंग काउंटर पर आ सकते हैं, जो कि मंदिर के पास ही बना है, जिसमें कि आपको 180 रुपए का टिकट लेना होगा। आपको उसमें आरती देखने के लिए मिलेगी और बिना लाइन में लगे दर्शन भी हो जाएंगे। वहीं 300 रुपए का भी एक टिकट होता है, जिसमें कि आपको लॉकर की सुविधा मिलती है, प्रसाद की सुविधा मिलती है और आपको पंडित जी, एक शास्त्री जी भी मिलते हैं, जो कि आपको मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। वहीं अगर आप सामान्य दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं गेट नंबर 1, 2 और 3 के माध्यम से। हालांकि आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल और अपनी सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बैग को लॉकर में जमा कर जाना होगा, अन्यथा आप भक्तों को मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप लोकल लेते हैं तो उसके लिए लगभग 50 या 100 रुपए भी आपको देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप भक्त श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, चाहे तो आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं या फिर सामान्य दर्शन कर सकते हैं। दर्शनों की सूची आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कब कब कितने बजे आरती होती है, कब दर्शन आप कर सकते हैं, उसका क्या शुल्क होगा, उसकी पूरी सारणी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए गेट नंबर 4 से। परिसर के अंदर यहाँ तक ही आप सिर्फ मोबाइल ला सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ गेट नंबर 4 से ही। उसके आगे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। और जो मंदिर भव्य तरीके से जगमगा रहा है, चमक रहा है, वही हमारे श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी का मंदिर है, जहाँ पर हमारे महादेव विराजमान हैं। तो फिलहाल मैं हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में, और जो कि बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही प्यारा बना है। जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है।
और ये देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है ये कॉरिडोर। मेन मंदिर परिसर है वो उस साइड से है, वहाँ से भोले बाबा विराजमान है। अगर आप बात करें वहाँ पे विराजमान है। और ये पूरी रुकने की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो आप देख पा रहे हैं पूरी व्यवस्था रुकने के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह हैं, लोग का रूम अंदर भी मिल जाएंगे, तो ये भी आप देख पा रहे हैं पूरी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। वहीं आप वो जो मस्जिद देख पा रहे हैं वो है ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके ऊपर पूरा आप देख रहे हैं विवाद है। आप देख सकते हैं कि वो मस्जिद कितनी ज़्यादा एकदम लगी हुई है, मंदिर की दीवार से ही वो लगी हुई है। और जहाँ पर ये कॉरिडोर बना है इतना भव्य तरीके से बना है। मैं पहले भी आया था, तब तो इसका काम चल रहा था, तब तक ये कॉरिडोर बना ही नहीं था। और सच में बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से, तेज़ रफ्तार से काम हुआ है। ये सच में मैं पहली बार ऐसा देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 1 से 1.5 साल बाद ही आया हूँ। और 1 से 1.5 साल में इतनी जल्दी इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होना, भव्य कंस्ट्रक्शन होना, इतनी अच्छी क्वालिटी का, मतलब तारीफ़ के काबिल है बिल्कुल। महादेव का ये प्यारा सा मंदिर आप देख रहे हैं, जिसे हम काशी विश्वनाथ के नाम से भी जानते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है ये। तो ये कई बार डिमोलिश किया गया, यानी कि इसको कई बार तोड़ा गया, कह सकते हैं इसको क्षति पहुंचाई गई, और दोबारा मंदिर को फिर से खड़ा किया हमारे धर्म गुरु द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं हमारे वीर योद्धाओं द्वारा। 1780 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया। उसके बाद डिमोलिश कब हुआ वो हम जान लेते हैं। डिमोलिश हुआ 1194 में बाय मोहम्मद ऑफ गौर। फिर 1505 में डिमोलिश किया गया सिकंदर लोधी के द्वारा। वहीं साल 1696 में औरंगज़ेब द्वारा इस मंदिर को डिमोलिश कराया गया। उसके बावजूद भी महादेव का ये मंदिर आज भी उतना ही ज़्यादा प्रचलित है। सन 1885 ईस्वी में मान सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया, और ये कुछ इस मंदिर से जुड़े तथ्य थे। और आज भी अगर हम इस मंदिर की बात करें, ये उतना ही ज़्यादा भव्य लगता है, उतना ही ज़्यादा सुंदर लगता है, जो कि हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। मेरा सुझाव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर आने वाले भक्तों के लिए ये रहेगा कि अगर आप दोपहर में 4 बजे महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उस समय महादेव के दर्शन आपको बहुत ही नजदीक से होते हैं, और कहीं न कहीं वो दृश्य आपको हमेशा याद रहने वाला है। फ़िलहाल मेरे महादेव के दर्शन हो चुके हैं। मैंने महादेव के दर्शन महाशिवरात्रि के दिन भी किए थे, और आज यानी कि शिवरात्रि से अगले दिन भी मैं कर रहा हूँ 19 फरवरी 2023 को। और सच बताऊँ तो कितना भी दर्शन करो उतना ही कम लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि जाने का दिल नहीं कर रहा, बट क्या करें, जाना पड़ता है। हर हर महादेव। अगले दिन की सुबह मैं निकल पड़ता हूँ बनारस के घाट घूमने के लिए, और यहाँ पर लगे हाथी में गंगा जी में डुबकी लगा लेता हूँ। जितने भी भक्त वाराणसी आते हैं जरूर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। कहीं न कहीं डुबकी लगाने के बाद भक्तों के पाप भी धुल जाते हैं और भक्तों को काफी अच्छा महसूस होता है। बनारस के घाट आप कितना ही देख लें, कितना ही घूम लें, हमेशा लगता है कि कुछ कम रह गया है, क्योंकि घाट भी इतने सारे हैं और भक्तों के पास समय भी कम बढ़ जाता है। सबसे जरूरी और मुख्य घाट यहाँ पर दशाश्वमेध घाट माना जाता है, जहाँ पर बहुत ही प्यारी अद्भुत गंगा आरती भक्तों को देखने के लिए मिलती है। तो इस समय हम हैं दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ पे होने वाली गंगा आरती। बहुत ही ज़्यादा इस घाट की मान्यता मानी जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पर होते हैं। और देखिए कुछ भक्त यहाँ पे हैं जो कि बोट में बैठ के आरती देख रहे हैं, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। तो पहले मैं बोट में देख चुका हूँ, आज मैं आरती यहाँ से देखने वाला हूँ। आरती जो शुरू होती है लगभग 6:45 के आसपास शाम में शुरू होती है, और रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इवनिंग की आरती देखें, शाम की आरती देखें,
जो कि लगभग 6:30 के आसपास शुरू हो रही है। वाराणसी में आने के बाद चाहे तो आप गंगा आरती घाट पर बैठकर ही देख सकते हैं या फिर आप नाव में बैठकर भी गंगा आरती सामने से देख सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। बोट में भी शेयरिंग पर्पज से भक्तों को लेकर जाया जाता है। छोटी बड़ी बोट अलग अलग तरीके से अलग अलग रेट के हिसाब से भक्तों को लेकर जाती हैं। अधिकतर देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति की दर से यहाँ पर लगभग 100 रुपये तक किराया लिया जाता है। कभी कभी ये किराया कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। मैं इस समय गंगा आरती देखने के लिए जा रहा हूँ दशाश्वमेध घाट पर। वहीं आपके पास दूसरा विकल्प आता है गंगा आरती और साथ में घाट घूमने के लिए अलकनंदा क्रूज का, जिसका प्रति व्यक्ति की दर से लगभग 900 रुपये का किराया होता है और यहाँ पर आप क्रूज में बैठकर बहुत अच्छे से सभी घाट भी घूम सकते हैं और शाम की भव्य आरती भी देख सकते हैं। अगर आप इस क्रूज में बुकिंग कराना चाहते हैं तो मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा कि कोशिश करें हफ्ते या 10 दिन पहले ही आप इसकी बुकिंग कर लें, क्योंकि ऑन टाइम आपको इसकी बुकिंग नहीं मिल पाती है। आपको बता देना चाहता हूँ, बुकिंग करने के लिए वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम क्रूज के बाद में पहुंच चुके हैं गंगा आरती देखने के लिए, जिसमें एक साथ ही हजारों लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वहीं अगर आप भी वाराणसी आने के बाद में भव्य गंगा आरती देखना चाहते हैं तो शाम को लगभग 6:30 बजे तक आपको घाट पर पहुंचना होगा। दशाश्वमेध घाट एक ऐसा घाट है जहां पर अधिकतर लोग भारी संख्या में आते हैं गंगा आरती देखने के लिए, और ये आरती कहीं ना कहीं बहुत ही भव्य आरती होती है। इससे कहीं ना कहीं भक्तों को बहुत ही अच्छा एहसास होता है। तो इस समय देखिए मैं घाट पे हूँ और यहाँ पर गंगा आरती हुई है अभी, और भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है भक्तों की। गंगा आरती समाप्त हो चुकी है यहाँ पे। वहीं बनारस में एक ऐसा भी घाट है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि वहां पर 24 घंटे 7 दिन चिता को अग्नि दी जाती है। भारत में एकमात्र ऐसा ही घाट है जहां पर आप कभी भी आएंगे तो चिता को जलते ही देखेंगे। इस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। इस घाट की कहानी भी बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। माना जाता है कि विष्णु भगवान ने यहाँ पर एक कुंड बनाया था। कुंड में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ में स्नान करने के लिए आए। स्नान करते वक्त भोलेनाथ की जो तीसरी आंख थी, जिसे मणि भी कहते थे, वो यहाँ पर विलुप्त हो गई थी। भोलेनाथ यहाँ पर मणि को ढूंढने लगे। तभी विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोलेनाथ को बोला कि भोलेनाथ, अब आपकी मणि तो नहीं मिल रही है, इसकी जगह मैं आपको दूसरी मणि दे रहा हूँ। और यहाँ पर क्योंकि आपकी मणि खो गई थी, विलुप्त हो गई थी, इसलिए इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया है। वहीं वीडियो के अंत में बात कर लेते हैं, अगर आप बनारस आ रहे हैं तो कितने दिन की आपको आवश्यकता होगी। कम से कम 2 से 3 दिन का समय बनारस घूमने के लिए लेकर आएं, जिससे कि आप बनारस अच्छे से घूम पाएंगे। वहीं मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप बनारस आ रहे हैं तो कोशिश करें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही जो घाट बने हैं वहाँ पर आप होटल ले लें, जिससे कि आपका फायदा होगा कि आपको मंदिर जाने के लिए भी ऑटो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप घाट घूमना चाहते हैं तो रात या फिर सुबह कभी भी आप आराम से घाट जा सकते हैं, गंगा जी भी स्नान कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा फायदा होगा। वहीं बजट की बात करें तो आपको पर पर्सन लगभग 2 से 2,500 हज़ार रुपये 3 दिन का बजट लगेगा, जिसमें कि अगर आप होटल भी लेते हैं तो 800 रुपये तक में आपको बहुत आराम से होटल मिल जाएगा प्रतिदिन के लिए। खाने की भी बात करें तो यहाँ पर आपको खाना काफ़ी अच्छे रेट पर मिल जाता है, सस्ते रेट पर मिल जाता है, जिसमें कि पर पर्सन पर डे आप मान सकते हैं 200 से 300 रुपये, जिसमें कि आप लगभग 2 टाइम का खाना बहुत आराम से खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।